Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 21st lecture of Mechanics of Material. And up till now we have covered torsion in shaft and our today's topic is torsion in spring. So we'll specially deal with the closed coil helical spring. There are two types of spring actually. Number one is laminated spring and coil spring, especially closed coil spring. सो लैमिनेटेड स्प्रिंग आपने देखा होगा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स में बहुत सारे लिफ्ट्स रहेंगे लाइक दिस। ये हो गया लैमिनेटेड स्प्रिंग जहाँ पे आपने इसको बस के नीचे ट्रक के नीचे देखा होगा फॉर द सस्पेंशन। तो स्प्रिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड सस्पेंशन टू एब्जॉर्ब दी लोड शॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पोर्शन में लैमिनेटेड स्प्रिंग नहीं है, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉइल स्प्रिंग के बारे में। तो सबसे पहले जैसे अभी आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आपको एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं अलग अलग नोटेशंस आपको बता दूं सबसे पहले कि डायग्राम शोज क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इन विच पिच क्या रहता? पिच रहता डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। जैसे आप यहाँ से काउंट करो तो यहाँ तक ये हो गया पिच, या फिर यहाँ से करो यहाँ तक ये रहेगा आपका पिच। ओके, देन जिस वायर से आपका क्लोज कॉइल स्प्रिंग बना है, स्प्रिंग आपने देखा होगा जैसे बाइक स्टैंड में जो साइड स्टैंड रहेगा बाइक का, उसमें देखा होगा आपने, या फिर पेन की रिफिल में देखा होगा। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, और स्पेशली क्लोज कॉइल मतलब क्या कि क्लोज कॉइल स्प्रिंग का मतलब होता है कि ये जो हेलिक्स एंगल है, ये जिस स्प्रिंग में बहुत कम है, मतलब उसकी जो कॉइल्स है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टचिंग में है, उसका डिस्टेंस बहुत कम है या फिर पिच बहुत कम है, तो वो रहेगी आपके क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, तो जहाँ पे ये डिस्टेंस रहेगा तो वो क्लोज नहीं रहेगी, तो ये हेलिक्स एंगल उसमें बहुत कम रहेगा, थीटा उसमें बहुत मिनिमम रहेगा। सो डी इज अ डायमीटर ऑफ वायर, कि जिस वायर से वो स्प्रिंग बना है तो इस वायर का डायमीटर जो रहेगा उसके लिए हमने नोटेशन यूज किया है डी। देन जो कंप्लीट स्प्रिंग है, सपोज ये आपका स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का जो रेडियस रहेगा उसको हमने नोटेशन दिया आर। ठीक है, डी अलग है, जिस वायर से वो स्प्रिंग बना है उस वायर का डायमीटर डी है, और कंप्लीट स्प्रिंग का जो डायमीटर है वो अलग है, तो उसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पे रेडियस डिफाइन किए। सो रेडियस इज आर। द लास्ट नोटेशन इज अ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या? जो हम लोड उस पर हैंग करने वाले हैं, जिसपे वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, जो नीचे यहाँ पे हम लोड लगाने वाले इन न्यूटन, तो वो रहेगा आपका डब्ल्यू। तो ये हमारे नोटेशंस है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज मीन बाय हेलिकल क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। सो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज अ कॉइल स्प्रिंग इन विच हेलिक्स एंगल इज वेरी स्मॉल। कौन सा? ये वाला, जिसके कॉइल्स बहुत नजदीक है, बहुत डिस्टेंस इनका बहुत कम रहेगा, और इसका जो एंगल रहेगा ये एंगल बहुत कम रहेगा। मतलब ये जो आपके जैसे ये ज्यादा टेपर्ड हो गया लाइक दैट, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, ये बहुत कम बन रहा है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे थीटा थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, तो हेलिक्स एंगल इसका बहुत कम रहेगा। अगर हेलिक्स एंगल बहुत कम है तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर लोड को उसको सब्जेक्ट करते हो, यहाँ पे लोड लगा है, तो आइदर उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा या फिर शेयर ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। तो जनरली अगर कॉइल बहुत क्लोजली अटैच है, इसके वजह से कॉइल स्प्रिंग में जनरली बेंडिंग मोमेंट अवॉइड किया जाता है। बेंडिंग मोमेंट उसमें नहीं आएगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या रहता है? जैसे कि उसका टॉर्शन कैसे होगा कि स्प्रिंग है, तो जो जैसा यहाँ पे सपोज स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लोड लगाया है, तो उसका बेंड होना, तो ये हो गया उसका बेंडिंग मोमेंट। सपोज ये बहुत कम रहेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉइल्स है एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे है। इट इज बिहेविंग लाइक अ कंप्लीट शाफ्ट, नॉट एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इसका इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि क्लोज कॉइल है, कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कॉम्पैक्ट है वो स्प्रिंग, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट बहुत कम रहेगा, इसमें टॉर्शन ज्यादा रहेगा। टॉर्शन मतलब क्या कि इसका टॉर्शन कैसा होगा कि जैसा स्प्रिंग है तो इसका इलांगेशन ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है लाइक ये जो मूवमेंट आप दिख रहे हैं मेरे हाथों की, ये हो गया उसका टॉर्शन। ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में बस ट्विस्ट हो रहा है थोड़ा सा,
वही के वही, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉइल्स है वो एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे, इसलिए ये दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। सो वी नीड टू फाइंड द डेरिवेशन फॉर shear stress, then deflection and stiffness। ये तीन चीजें हमें क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए फाइंड आउट करनी है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू लोड एंड टॉर्क सपोज टू बी। तो जब भी उस पर लोड लगा हुआ है या फिर वो सब्जेक्टेड टू टॉर्क है, तो हमें तीन चीजों की वैल्यूज, तीन चीजों के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम कंसिडरेशन करेंगे कि वी हैव कंसिडर्ड वन हेलिकल स्प्रिंग विच इज क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, इन विच जो नोटेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट यूज किए वो इन विच इज सब्जेक्टेड टू लोड W। सो सपोज D इज क्या है? D डायमीटर ऑफ वायर। ओके, नेक्स्ट स्मॉल p क्या है? पिच ऑफ स्प्रिंग। अब पिच ये किसी भी चीज़ों के लिए यूज होता है। पिच ये गियर के लिए भी होता है, स्प्रिंग के लिए भी होता है। तो पिच क्या रहता है? दो सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। आप यहाँ से अगर मार्क करेंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से करोगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, सो पिच ऑफ स्प्रिंग विल बी पी। नेक्स्ट नोटेशन है स्मॉल n। n इज नंबर ऑफ कॉइल्स, कि स्प्रिंग में अपने कितने कॉइल कंसिडर किए। जैसे कोई यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, सो n विल बी नंबर ऑफ कॉइल्स। कैपिटल R विल बी द रेडियस ऑफ स्प्रिंग। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट नोटेशन है कैपिटल W। W हमने क्या लिखा था? इट विल बी लोड एक्टिंग ऑन स्प्रिंग। जो कोई भी वेट आप यहां पे लगा रहे हो वो, एंड इट विल बी इन न्यूटन। नेक्स्ट नोटेशन है C क्या रहता? ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट नोटेशन है टाउ किस लिए यूज करते हैं हम? शियर स्ट्रेस के लिए। शियर स्ट्रेस इन मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट नोटेशन है थीटा क्या है? हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट डेल है। अब डेल मतलब क्या? जैसे ये W है, आपने लोड लगाया है, स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, वो एक्सटेंड होगा, इलोंगेट होगा, तो वही यहां पे रहेगा डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। Deflection in spring. And last notation is L is length of spring, actually length of wire of spring। length of wire मतलब क्या? जिस वायर से वो बना है, so wire of spring। इतने सारे नोटेशन हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ वायर, पिच, नंबर ऑफ कॉइल्स, रेडियस ऑफ स्प्रिंग, लोड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस, एंगल कौन सा? हेलिक्स एंगल, डिफ्लेक्शन जो कितना एक्सटेंड हो रहा है या कितना कंप्रेस हो रहा है, और L क्या है? लेंथ ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग, कि ये जो कॉइल है कंप्लीट, उसको अगर स्ट्रेट किया तो उसकी लेंथ कितनी है, वो वाली लेंथ। चलो अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर शियर स्ट्रेस। एग्जाम में अगर डेरिवेशन अगर पूछा तो पूछेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर शियर स्ट्रेस इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, तो एक डेरिवेशन रहेगा। वैसे हम यहाँ पे 3 डेरिवेशन कंटिन्यू करने वाले, फॉर शियर स्ट्रेस, फॉर डिफ्लेक्शन एंड फॉर स्टिफनेस। तो सबसे पहले शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि सपोज अगर हम टॉर्क डिफाइन करते हैं, टॉर्क T क्या रहता है? इट इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस। वी नो वेरी वेल, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर यहाँ लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है तो आउटर एज पे इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये आउटर या फिर ये यहाँ पे आउटर।
तो यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टी क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डब्ल्यू जैसा यहाँ पे तो फोर्स और डिस्टेंस कितना रहेगा, आइदर ये या फिर ये। तो ये डिस्टेंस क्या है आपका, रेडियस है। सो टॉर्क इज टी इज इक्वल टू लोड, फोर्स है आपका लोड और डिस्टेंस है आपका रेडियस। समझ में आ गया। लेकिन टॉर्शन इन शाफ्ट में हमने देखा था कि शाफ्ट में जनरली टॉर्शन इक्वेशन या फिर टॉर्क क्या है, टॉर्क इन शाफ्ट। शाफ्ट हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को ओपन करेंगे, कंप्लीट प्लेन वायर उसका बनाएंगे, तो वायर हमने एक छोटा सा डायमीटर वाला एक शाफ्ट ही कंसिडर किया है। सो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि टॉर्क इन शाफ्ट मतलब टॉर्क इन वायर। वो क्या रहेगा, टॉर्क इन शाफ्ट क्या रहता है, टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। गॉट इट, वेयर डी इज अ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, टी इज अ शियर स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे आर क्या हो गया, स्प्रिंग का रेडियस या फिर स्प्रिंग का डायमीटर, और डब्ल्यू क्या है, लोड है। तो ये रेडियस अलग है और ये डायमीटर अलग है, ये वायर का है और ये स्प्रिंग का है। ये दोनों टॉर्क ही है, दोनों टॉर्क स्प्रिंग पे एक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेटिंग 1 and 2, so we can write W into R equal to pi by 16 tau d cube। ओके, सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है डेरिवेशन फॉर शियर स्ट्रेस। सो अब सीधा सीधा हम टाउ की वैल्यू लिखेंगे। सो टाउ विल बी W into R, ये निकालना है हमें। सो इधर की साइड में W into R है, इधर जाएगा फिर से 16, नीचे क्या है पाई और डी क्यूब, नीचे आएगा पाई इंटू डी क्यूब। सो टाउ को हम रीराइट करेंगे 16 इंटू डब्ल्यू इंटू आर बाय पाई डी क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू और द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग। विच स्प्रिंग, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। समझ में आया, क्लियर है। हमने दोनों टॉर्क इक्वेट किए और हमने शियर स्ट्रेस फाइंड आउट किया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फॉर डिफ्लेक्शन। अब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए जनरली, जब उस पर डब्ल्यू इतना लोड अप्लाई हो रहा है जिसका कॉइल का स्प्रिंग का रेडियस आर है, डायमीटर वायर डायमीटर डी है, पी पीच है और थीटा इतना हेलिक्स एंगल है। ठीक है, अब फॉर डिफ्लेक्शन सपोज सबसे पहले हम लेंथ ऑफ वन कॉइल फाइंड आउट करते हैं। एक कॉइल, ये एक कॉइल की लेंथ कितनी है, सीधा सीधा उसका सरकमफरेंस है। ओके, मतलब जिस वायर से वो एक टर्न बनाए, एक राउंड बनाए, वो लेंथ कितनी है 2 पाई आर, बराबर है 2 पाई आर है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितनी रहेगी टोटल लेंथ, वो रहेगी 2 पाई आर इंटू एन। गॉट इट, 2 पाई आर इंटू एन। अब एन क्यों, क्योंकि एक कॉइल के लिए हमने 2 पाई आर लिखा, जितने कॉइल रहेंगे उतनी टोटल लेंथ रहेगी। सो 2 पाई आर एन विल बी दी टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सो एल इक्वल टू, ये रहेगी हमारी टोटल लेंथ। ये हमने किस लिए फाइंड आउट की, इसका हमें काम आगे पड़ेगा। नाउ स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इन स्प्रिंग। अब ये स्ट्रेन एनर्जी क्या है, जैसे अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करके रख रहे हो तो उसमें पर्टिकुलर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्योंकि आप जैसे ही उसको रिलीज करोगे वैसे वो कंप्रेस हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। या फिर किसी चीज को आपने कंप्रेस करके रखा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जैसे आप उस पे जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है वो अगर हटाओगे तो सडनली एक्सपांड होगा। मतलब क्या कि हर चीज जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब क्या, आपने उसको ट्विस्ट करके रखा है, कंप्रेस करके रखा है, खींच के रखा है, तो जो कुछ भी आपने स्ट्रेन करके रखा है उसमें वो पर्टिकुलर एनर्जी एक स्टोर होगी, दैट इज नोन एज अ स्ट्रेन एनर्जी। ओके, सो स्ट्रेन एनर्जी इन स्प्रिंग यूजुअली फॉर्मूला है। एक्चुअली जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी एंड इंपैक्ट लोडिंग, तो जो फॉर्मूला अब मैं लिखने वाला हूं वो फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया उस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस
राइट नाउ आप याद रखो, स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइंड एज और डिनोटेड एज यू एंड इज गिवन बाय टाउ स्क्वायर बाय 4c इंटू वॉल्यूम. फॉर्मूला है टाउ स्क्वायर बाय 4c इंटू वॉल्यूम. सो u इक्वल टू टाउ. अब टाउ का हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की, शेयर स्ट्रेस दैट इज 16 WR बाय पाई डी क्यूब. ठीक है, ये टाउ की वैल्यू है, यहाँ पे टाउ का स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइड बाय 4c है, सो 1/4c मैंने लिख दिया. और वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या रहता, एरिया इंटू लेंथ. यहाँ पे एरिया किस चीज का लिख रहे हैं हम, स्प्रिंग के बारे में करेंगे, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ. एरिया क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा जिस कॉइल से वो बना है, ये कॉइल से बना है, तो यहाँ पे एरिया क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल है. सो 16 WR बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर इंटू 1/4c. एरिया क्या रहेगा, पाई/4 डी स्क्वायर. लेंथ क्या रहेगी, लेंथ ऑफ टोटल कॉइल कंप्लीट 2πRn, ये वाला 2πRn. सो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम. गॉट इट, क्लियर हो गया यहाँ तक. नाउ विल सॉल्व इट, विल सिंप्लीफाई इट. 16 का स्क्वायर है सो 256 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, आर का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, डी क्यूब का स्क्वायर मतलब d⁻⁶ हो जाएगा इंटू 1/4c इंटू पाई/4 डी स्क्वायर इंटू 2πRn. यहाँ तक क्लियर है. बस हमने इसका स्क्वायर किया है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज रखी. देखो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इससे अगर कट जाएगा मतलब ये क्या है, तो 16 का स्क्वायर है ना, तो 16 इंटू 16 है 256. तो ये 16 यहाँ के एक 16 से कट जाएगा, बचा 16 क्योंकि यहाँ पे ऊपर 16 इंटू 16 था. ठीक है, ऊपर 2 है, 16 इंटू 2 32. बाद में क्या क्या कट रहा है फिर से देखो अभी, डब्ल्यू स्क्वायर, देन आर स्क्वायर और एक सिंगल आर है तो आर क्यूब. बाद में पाई है, यहाँ पे एक पाई है तो यहाँ पे एक कट जाएगा, नीचे एक बचेगा सिर्फ. सो आर क्यूब हो गया. डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर d⁻⁶ से कट जाएगा तो यहाँ पे 4 ही बचा. तो ऊपर क्या बचा, 16 इंटू 2 32, डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब इंटू एन भी है एन, डिवाइड बाय एक पाई है, नहीं पाई भी कट जाएगा फिर से, यहाँ पे एक पाई है सो पाई गेट कैंसल्ड. और यहाँ पे क्या बचा फिर, c है और d⁻⁴ है. ठीक है, यहाँ पे 6 के साथ में ये स्क्वायर कट गया था तो फिर d⁻⁴ बचा था, तो c d⁻⁴ इतना बचा. ऊपर 32 डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब एन बाई c d⁻⁴. ये हमने क्या निकाला, स्ट्रेन एनर्जी निकाला u. बट वर्क डन ऑन स्प्रिंग, वर्क डन विल बी अगेन फोर्स इंटू डिस्टेंस रहेगा. क्यों, देखो अगर ग्राफ में अगर यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे सपोज मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया और यहाँ पे फोर्स लिया, सो जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका इलॉन्गेशन होगा, तो ये ग्राफ हमेशा लीनियर परफॉर्म करेगा. सो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ स्प्रिंग पे, ये कंप्लीट एरिया. समझ में आ रहा है, जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम उसका ग्राफ देखेंगे, ये हो गया आपका कंप्लीट वर्क डन. सो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन विल बी दी एरिया ऑफ दिस शेप. ये क्या है, ट्रायंगल है, वो रहेगा हाफ बेस हाइट. सो हाफ बेस आपका डिस्टेंस और हाइट आपका फोर्स, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस. सो हाफ इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये रहेगा आपका वर्क डन.
ये जस्ट कंसेप्ट था तो वो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे रहेगा वर्क डन विल बी हाफ इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मतलब लोड एंड डिस्टेंस मतलब डिफ्लेक्शन, डिस्टेंस मतलब स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ वो, तो हो गया आपका डिफ्लेक्शन। क्लियर है? सो नाउ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। व्हाट इज एनर्जी? इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम इक्वेट करेंगे। हमने यहाँ पे यू क्या निकाला? इट इज एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और ये क्या निकाला? वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग। तो जितनी एनर्जी उतना वर्क डन हुआ। तो ये दोनों ही वैल्यूज हम इक्वेट करेंगे। सो वर्क डन इक्वल टू दिस, सो हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल इज इक्वल टू 32 डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब एन बाय सी डी रेस टू 4। इक्वेट कर दिया हमने। चलो अब हमने ये इक्वेशन किसके लिए स्टार्ट किया था? फॉर डिफ्लेक्शन। तो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, डेल की वैल्यू निकालनी है। सो डेल इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे डब्ल्यू कट जाएगा 1, उसके बाद में ये 2 उधर जाएगा तो 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। सो डेल इज इक्वल टू 2 उधर गया 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन बाय सी डी रेस टू 4। ये आना चाहिए। और कुछ बचा है? देखो डेल इज इक्वल टू 2 उधर गया सो 64 हो गया और एक डब्ल्यू कट गया तो यहाँ पे सिंगल डब्ल्यू, बाकी सब चीज़ें एज इट इज है, आर क्यूब एन बाय सी डी रेस टू 4। तो ये रहेगा आपका डिफ्लेक्शन फॉर्मूला। लेट मी चेक इट वंस। 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन बाय सी डी रेस टू 4। सो दिस इज फॉर दी डिफ्लेक्शन। गॉट इट? डिफ्लेक्शन हो गया हमारा। अब एक लास्ट चीज बची है, दैट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस वो देखते हैं अभी। स्टिफनेस कैन बी डिफाइंड एज स्टिफनेस ऑफ एनीथिंग। स्टिफनेस क्या रहता है? जैसे स्प्रिंग की स्टिफनेस चेक होती है, जैसे कॉइल स्प्रिंग रिफिल का हम साइड स्टैंड के लिए यूज नहीं कर सकते, या फिर जो बाइक के साइड स्टैंड वाला स्प्रिंग है उसको हम पेन रिफिल में यूज नहीं कर सकते। मतलब क्यों? क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। अब इसमें स्टिफनेस का क्या रोल है कि जैसे बाइक स्टैंड में हमें स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ चाहिए, ज्यादा हार्ड चाहिए, उसमें ज्यादा इजीली वो इलोंगेट नहीं होना चाहिए। सो ये जो इजीनेस है इलोंगेशन की, ये क्या है एक्चुअली कि वो कितना स्टीफ है। ज्यादा स्टीफ है तो वो इलोंगेट नहीं होगा, जैसे बाइक स्टैंड। ठीक है? स्टिफनेस कम है, इजीली इलोंगेट हो जाएगा। मतलब क्या? स्टिफनेस कम है। सो स्टिफनेस क्या रहती है? स्टिफनेस इज अ रेशो ऑफ लोड पर डिफ्लेक्शन, कि भाई कितना लोड अप्लाई किया और उसका कितना डिफ्लेक्शन हुआ। आपने 50 न्यूटन अप्लाई किया, उसके हिसाब से इसका 1 mm डिफ्लेक्शन हुआ। सो स्टिफनेस इन स्प्रिंग और इन एनी मैकेनिकल एलिमेंट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आया, या फिर यूनिट डिफ्लेक्शन लाने के लिए आपने कितना लोड अप्लाई किया, दैट इज नोन एज अ स्टिफनेस। सो स्टिफनेस इज डिनोटेड एज एस, एस इक्वल टू लोड, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जस्ट हमने डिराइव किया है 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन बाय सी डी रेस टू 4। सो ये टर्म ऊपर जाएगी। सो एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी इंटू डी रेस टू 4 डिवाइड बाय 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? डब्ल्यू गया और s इक्वल टू सी डी रेस टू 4 बाय 64 आर क्यूब एन, इतना ही बचेगा। सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर स्टिफनेस। लेट मी चेक अगेन, सी डी रेस टू 4 बाय 64 आर क्यूब एन। यस। सो हमने कितनी चीज़ें फाइंड आउट की? हमारा आउटकम है शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू क्या था? 16 डब्ल्यू आर बाय पाई डी क्यूब, यही था फॉर्मूला हमारा। यस, टाउ इज 16 डब्ल्यू आर बाय पाई डी क्यूब, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड डिराइव किया हमने डिफ्लेक्शन डेल इज 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन बाय सी डी रेस टू 4, एंड लास्टली स्टिफनेस इज एस इक्वल टू सी डी रेस टू 4 बाय 64 आर क्यूब एन।
ठीक है। जनरली जो न्यूमेरिकल भी रहेंगे बस इतनी रहेगी कि फाइंड आउट द शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग एंड स्टिफनेस इन स्प्रिंग when a particular load is given, particular diameter is given. So on the basis of that data we need to find out shear stress, deflection and stiffness. Okay, so we'll stop here and we'll discuss some numericals in next lecture. Thank you.